राजू पोडदार, श्री बनवारीलाल जी पुरोहित, श्री कृष्णा खोपड़े जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, मेयर श्री प्रवीण दटके जी, श्री अनिल सोले जी, श्री जयप्रकाश जी, श्रीमान यूएम पठान जी, श्री गिरीश व्यास जी, और इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार, फिर से मैं नाम पुकारता हूं, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री सुधाकर राव देशमुख, श्री विकास कुंभारे, श्री समीर मेघे, श्री सुधीर परवे, श्री आशीष देशमुख, डॉक्टर मिलन मणे, श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को शिकायत कर रहा था। मैंने कहा, भाई 5 महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आया था, अनेक सभाएं की थी, खुद चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का नेतृत्व कर रहा था चुनाव में। उसके बावजूद भी क्या कारण था कि कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सभाएं फीकी रहती थी? और ऐसा कैसा जादू आपने किया है कि इस बार मैं सभाएं देख करके चकित रह गया हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि इतनी भयंकर धूप में मैं महाराष्ट्र के चहुं दिशा में जाकर के आया हूं। ऐसा जनसैलाब पूरे लोकसभा के चुनाव के दरमियान मैंने नहीं देखा था। और इसलिए मैं कहता हूं, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। मैं पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करता हूं, अगर आप दोबारा गलत हो जाओगे ना तो मुझे दुख होगा। चलिए, पहली बार गलत हो गए, अप्रैल मई महीने में गलत हो गए, अब अक्टूबर में गलत नहीं होना है। जब पार्लियामेंट का चुनाव रहा था तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे 125 सीटें आएगी, मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, मोदी नया है। जब मैं निकल पड़ा तो बोले 150 तक तो चला जाएगा। फिर डरते डरते कहने लगे नहीं नहीं 175 हो जाएगा। किसी ने ये भी कह दिया नहीं नहीं पहले बीजेपी एक बार 182 तक पहुंच गई थी, तो हो सकता है कि 182 तक पहुंच जाए। और नतीजा ये आया, अकेली बीजेपी 282 पर पहुंच गई और साथी दलों के साथ 300 से भी आगे निकल गए। सारे पॉलिटिकल पंडित गलत सिद्ध हो गए।
उनके सारे हिसाब किताब गलत हो गए। हिसाब किताब इसलिए गलत हो गए कि ये पॉलिटिकल पंडित पुरानी नाप पट्टी लेकर के चुनाव के तराजू में तोलते चले जा रहे थे। नौजवान हिंदुस्तान का मिजाज उन्हें पता नहीं था। माताओं बहनों में जो जागरूकता आई है उसका उनको अंदाज नहीं था। गांव की आशा अपेक्षाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये वो कभी समझ नहीं पाए थे। और उसी का नतीजा हुआ को पुराने नापदंड, पुराने तराजू, पुराने तरीके उन्होंने उनको गलत सिद्ध कर दिया। इस बार भी दोबारा गलती करने जा रहे हैं। कह रहे हैं हंग असेंबली आएगी, पता नहीं किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। फिर कोई कह देता नहीं यार बीजेपी नंबर 1 तो रहेगी। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, अगर आपके पास समय हो तो मेरे महाराष्ट्र के प्रवास की जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं में जो विराट जनमेदनी है, आए हुए लोगों का जो बैकग्राउंड है और सभा के दरमियान उनका उत्साह और इन्वॉल्वमेंट है, जरा वीडियो पर देख लीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, मैं ये देख के आया हूं। और मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूं और विद्यार्थी के नाते मैं कहता हूं, महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में यह अभूतपूर्व चुनाव सिद्ध हो जाएगा, अभूतपूर्व परिणाम निकल के आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाइयों। आज जब मैं नागपुर आया हूं, मैं 2 लोगों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। उन 2 लोगों ने जनप्रतिनिधि के नाते देश की उत्तम सेवा की है। एक चंद्रपुर के भाजपा के एमपी श्रीमान हंसराज आहिरे, जिस प्रकार से उन्होंने संसद में सवाल उठाए, यूपीए सरकार को घेरा, एक जागरूक सांसद क्या कर सकता है, कोयले के भ्रष्टाचार को उन्होंने खुला कर दिया और दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक आपके इस नागपुर के इलाके के, विदर्भ के हमारे चंद्रपुर के एमपी हंसराज आहिरे ने पूरे देश की बहुत बड़ा सेवा की थी, एक जागरूक लोक प्रतिनिधि के नाते की थी। और वैसा ही मेरे नागपुर का नौजवान साथी, आपने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं,
उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता हूं। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। 15 साल बीत गए, बर्बादी का मंजर आप देख चुके हैं। मेरे नागपुर के भाइयों बहनों, विदर्भ के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या ये लूट चलने देनी है? नागपुर से तो आवाज ऐसे उठनी चाहिए, हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। ये लूट चलने देनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। 15 साल कम नहीं होते हैं भाइयों। एक राज्य के 15 साल बिगड़ जाना मतलब उस राज्य की जनता की 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है जी। जो नौजवान आज से 15 साल पहले 20 साल का था, इस बर्बादी के कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसका भविष्य अंधकार में जाके गिरा। और जो नौजवान 15 साल का था, वो अंधेरे में भटक रहा है, कहां जाए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी, 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के आर्थिक जीवन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहता था। मुंबई और महाराष्ट्र मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खींचते थे, चलाते थे। 15 साल की इस बर्बादी ने महाराष्ट्र और मुंबई को तो तबाह कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा है। अगर हिंदुस्तान के आर्थिक सुधार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति के बिना नहीं होगा। इस चुनाव का महत्व इसलिए है कि विकास की ऊंचाइयों को पार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ में फिर से एक बार आर्थिक नेतृत्व आ जाए, ये समय की मांग है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए विकास के सपनों को चरितार्थ करने के लिए मैं नागपुर की इस धरती से, उस पवित्र दीक्षांत भूमि की धरती से बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं कहता हूं, पूरे महाराष्ट्र की जनता को कहता हूं, ये चुनाव राजनीति का खेल नहीं है। ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने इसके लिए नहीं है। ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसका फैसला करने के लिए है। और इसलिए चुनाव को उस रूप में देखा जाए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 15 साल एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, घोटालों पे घोटाला। महाराष्ट्र की पहचान बना दी लोगों ने। आप मुझे बताइए, आपको स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? कांग्रेस ने आपको स्कैम महाराष्ट्र दिया है, भाजपा आपको स्किल महाराष्ट्र देना चाहता है। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं भाइयों, हम नौजवानों को स्किल देना चाहते हैं ताकि नौजवान को रोजगार मिले, नौजवान
अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, देश की आर्थिक विकास का भागीदार बन जाए, अर्थतंत्र को गति देने का पूरा नेतृत्व देश की युवा पीढ़ी के हाथ में आ जाए, इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट की मूवमेंट चलाना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री हमने बनाई है, बड़ा अभियान आरंभ किया है। अभी मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में भी मुझे मेरे देश के नौजवान ही याद आए। वहां भी मैंने अमेरिका के साथ जो एमओयू किया है, उसमें एक प्रमुख काम किया है, हमारे नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट में अमेरिका के साथ मिलकर के उनके ज्ञान का उपयोग करते हुए हम उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वहां से जो तेजस्वी प्रोफेसर हैं, अमेरिका से ये बात हमने मनवाई है कि हमें 1000 ऐसे विद्वान प्रोफेसर हिंदुस्तान में मुझे दीजिए, क्या कि हमारी टेक्निकल एजुकेशन की दुनिया में हम एक नया इतिहास शुरू कर दें। वो काम मैं करना चाहता हूं भाइयों। हम एक नई दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को पिछड़ने देना नहीं चाहते। देश की विकास यात्रा में महाराष्ट्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चले, और इसलिए मैं कहता हूं, आप महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकें। दिल्ली और महाराष्ट्र मिलाकर के भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का भाग्य बदलेंगे। ये साफ मानिए। मैं तो हैरान हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भी नागपुर आया था कि नहीं आया था? लेकिन आपके मुख्यमंत्री नहीं आए थे। वो मंच पर आने से डरते थे, कतराते थे, उनको चिंता रहती थी, मोदी के बगल में बैठूंगा तो क्या होगा, पता नहीं पार्टी से मैं रखेंगे कि निकाल देंगे। ये छुआछूत की राजनीति का जिनका दिमाग भरा पड़ा है, ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चल सकते हैं। विकास के मुद्दों में राजनीति नहीं हो सकती, देश हित में राजनीतिक छुआछूत नहीं हो सकती। और इसलिए जिन राज्यों में आज ऐसी सरकारें हैं, जिन सरकारों को दिल्ली में बनी हुई नई सरकार जरा कम पसंद आती है, मजबूरन जरा नमस्ते नमस्ते कर लेते हैं, ऐसी सरकारों का रवैया है, वो ऐसा है कि दिल्ली सरकार के बगल में वो जब खड़े रहते हैं तो 1+1 2 होता है, लेकिन साथ साथ चलने के इरादे वाली सरकार दिल्ली सरकार के पास जब खड़ी रहती है तो 1+1 2 नहीं होता है, एक के बगल में एक खड़ा रह करके 11 हो जाता है। मुझे दिल्ली और महाराष्ट्र का मिलन 1+1 वाला नहीं करना है, एक के बगल में एक 11 वाला मिलन करना है, ताकि गति तेज हो जाए। और इसलिए मैं आज आपका सहयोग लेने आया हूं भाइयों बहनों। यहां पर जो 20 साल के नौजवान है, वो पिछले 10 साल से सुनते आए होंगे, मिहान 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 मिहान। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लेकिन मिहान बेहाल है। मिहान बेहाल है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी, मिहान की फाइल को 500 मीटर जाने में 10 साल लगा है। 10 साल। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उस फाइल को जाने में 500 मीटर का डिस्टेंस है,
लेकिन 500 मीटर की दूरी काटने में उस फाइल ने 10 साल बर्बाद किए हैं, 10 साल। क्या आप ये बर्बादी का इंतजार करना चाहते हो? क्या आप मिहान का परिणाम चाहते हो? मिहान की सफलता ये सिर्फ नागपुर का भाग्य बदलने वाली नहीं है। मिहान की सफलता पूरे विदर्भ का भाग्य बदल सकती है, पूरे महाराष्ट्र की अर्थनीति में एक नई ताकत दे सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार के कालखंड में ही वो काम पूरा होगा और हमारी सरकार ही उसका उद्घाटन करेगी। आप लिख के रखो। काम ऐसे होता है, मरी पड़ी अवस्था में काम नहीं चलता है जी। भाइयों बहनों, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां दुनिया के हर देश की गतिविधि का लेखा जोखा करती रहती है। आज मेरे ध्यान में एक लेटेस्ट रिपोर्ट लाया गया। 2013 में जून जुलाई में हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रगति हुई, 2014 जून जुलाई में उसमें 76% वृद्धि हो गई। 76%। तेज गति से देश कैसे चलता है उसका ये उदाहरण है। 76% वृद्धि 2013 के जून जुलाई के तब सामने 2014 के जून जुलाई में करके दिखाई है। भाइयों बहनों, देश कैसे आगे बढ़ रहा है इसका इस उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में आजादी के इतने साल हो गए। गरीब परिवार, घर का घर, ये सपना भी नहीं देख पाता है। नियो मिडिल क्लास, उसको अच्छे घर की भूख है। मध्यम वर्ग बिना घर परेशान है। इस देश के कोटि कोटि जन है जिन्हें अपना मकान चाहिए। क्या आजादी के बाद इस देश के हर परिवार को छत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा आप बताइए ना, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घर में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? घर में पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने एक सपना देखा है। मैंने मन में ठान ली है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हम आजादी का 75वां साल कैसे मनाएं। व्यक्ति के जीवन में जब 75 साल होते हैं तो कितना धामधूम से मनाया जाता है। आजादी के 75 साल कैसे मनाएं? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों, ये दीक्षा भूमि मुझे आशीर्वाद दें ताकि 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को रहने के लिए अपना घर हो, घर में बिजली, पानी और शौचालय भी हो, ऐसा घर हो। ये काम मुझे पूरा करना है और जिसका लाभ नागपुर में भी ऐसे अनेक परिवार होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करते होंगे। अनेक लोग होंगे जो किराए का घर हर 6 महीने बदलना पड़ता होगा। उन सबको ये घर मिले, ये सपना लेकर के मैं चल रहा हूं। भाइयों बहनों, हम केंद्र और राज्य के संबंधों को एक टीम के रूप में चलाना चाहते हैं। टीम इंडिया
इंडिया, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री टीम बनकर के काम करे। दल कितने ही क्यों न हो, दल भले आमने सामने हो, लेकिन देश तो एक है। दल अपनी जगह पे होते हैं, देश सबसे सिरमौर होता है। और इसलिए हम एक टीम इंडिया का सपना लेकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक टीम बन के काम करें, राज्यों की आवाज सुनी जाए, राज्यों को सपना पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति, एक ऐसी विकास यात्रा का चित्रांकन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं भाइयों। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि आप महाराष्ट्र का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए। आप मुझे कहिए, एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से चल रही है, लेकिन हर वर्ष वो ऐसा कठिन रास्ता है कि कोई न कोई हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, अपने प्राण खो देते हैं। 50 से ऊपर की आयु के व्यक्ति के लिए कैलाश यात्रा करना उस रास्ते से मुश्किल है, या तो फिर नेपाल से हेलीकॉप्टर के खर्चे करके गरीब आदमी जा नहीं सकता, मध्यम वर्ग का आदमी नहीं जा सकता है। मुझे बताइए, ये कांग्रेस वाले 60 साल के अपने काम का हिसाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे 60 दिन के काम का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने कभी 60 साल के काम का हिसाब दिया क्या? दिया क्या? और मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे। लेकिन मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, मैं पल पल का हिसाब दूंगा, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा। मैं इससे बंधा हुआ हूं। ये कैलाश मानसरोवर हजारों साल से है, हजारों साल से हमारे लोगों की उसके प्रति भक्ति है। क्या कांग्रेस वालों को नहीं लगा कि वहां जाने के लिए कोई सही रास्ते पर ले जाए? वो नहीं कर पाए। अभी चीन के राष्ट्रपति आए थे, मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने बात मान ली, और अब हिंदुस्तान का बूढ़ा सा बूढ़ा व्यक्ति की कार में बैठ करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर करके घर वापस आ सकता है। रास्ता खोलने के लिए चीन सहमत हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये हमारा हिंदुस्तान हजारों साल से है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। हजारों साल से हिंदुस्तान है कि नहीं है? आजादी के पहले हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? कांग्रेस के राज में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन हिंदुस्तान का डंका बजता था दुनिया में? कोई पूछता था हिंदुस्तान को? अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ देखने को तैयार था? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान को अमेरिका ने स्वीकार करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मोदी कारण नहीं है। ये सफलता का कारण आप है, आपके कारण है। ये 125 करोड़ देशवासियों के कारण ये संभव हुआ है, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने मई महीने में पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का सौभाग्य दिया है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि मोदी के पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं, और इसलिए दुनिया मानने लगी है। भाइयों, क्या आप चाहते हैं, आप चाहते हैं महाराष्ट्र का डंका बजे?
आप चाहते हैं महाराष्ट्र का डंका बजे? आप चाहते हैं महाराष्ट्र की दुनिया में जय जयकार हो? आप चाहते हैं दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार हो? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो? अगर चाहते हो तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार चाहिए, संपूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है 14 नवंबर चाचा नेहरू की 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती हमारी सरकार मनाएगी। हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों को चाचा नेहरू पसंद थे और इसलिए हमने तय किया है कि 14 नवंबर पंडित नेहरू जी का जन्मदिवस, 19 नवंबर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, हमने तय किया है 14 नवंबर से 19 नवंबर पूरे देश में स्कूलों में जाकर के बच्चों को हाइजीन ये सिखाया जाएगा, सफाई सिखाई जाएगी, स्वच्छ रहने की आदतें सिखाई जाएगी, नाखून काटना, दांत साफ करना, बाल संवारना, खाना खाते समय हाथ धोकर के खाना, छोटी छोटी चीजें। चाचा नेहरू जो बच्चों को ज्यादा पसंद करते थे, इससे बड़ी चाचा नेहरू को कोई बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। ये काम मेरी सरकार करने वाली है। राजनीतिक छुआछूत नहीं होती है भाइयों। देश को आगे ले जाना है, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और अब तो अमेरिका भी बोलने लगा है सबका साथ सबका विकास, उनको भी आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, गांव के किसानों की आत्महत्या बंद हो। आप कल्पना करिए, हर साल 3,700 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान विदर्भ में आत्महत्या करते हैं। भाइयों बहनों, और 15 साल हो गए, इस सरकार की आंख में से आंसू का एक बिंद नहीं गिरा है। ऐसी संवेदनाहीन सरकार किसानों को बचा नहीं सकती भाइयों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कृषि, किसान, गांव, गरीब ये राष्ट्र की अमानत है, अमानत। उसको अगर जीवन को आगे ले जाएंगे तो राष्ट्र आगे चल पड़ेगा। और इसलिए हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। मोदी आगे बढ़े या न बढ़े, महाराष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। और इसलिए मैं आज अनुरोध करने आया हूं। 15 तारीख को मतदान है। 15 तारीख को 15 साल के पाप का मृत्यु घंट बजाने का उत्सव है। 15 तारीख को 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्यु घंट का पर्व है। 15 तारीख को 15 साल की बेईमानी को खत्म करने का पर्व है। 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके 15 साल की मजबूरियों से मुक्ति का उत्सव मनाने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। मैं यहां सभी उम्मीदवारों से प्रार्थना करता हूं, मेरे बगल में आ जाए। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो आ जाए, सारे उम्मीदवार अकेले आ जाए। इस चुनाव के उम्मीदवार
विधानसभा के उम्मीदवार मेरे साथ आ जाएं। नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक बात मानोगे? सबकी आवाज चाहिए। मेरी एक बात मानोगे? मानोगे? सभा के बाद यहां से जाते समय प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, कागज पड़े हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, यहां जो डस्टबिन रखे हैं उसमें डाल करके जाइए। ये सफाई हमें करनी है। ये भारत माता हमारी है, उसे गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। साफ करोगे? साफ करके जाओगे? पक्का मानोगे मेरी बात को? मैं आपको शत शत वंदन करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आवाज निकले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुधाकर का नाम रहेगा तो इसलिए सुधाकर अपना उम्मीदवार फायर नहीं पड़ेगा। दक्षिण नागपुर का उम्मीदवार सुधाकर को सुधाकर